हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप सोशल साइंस में जो बनाया गया है वीडियो, किस पुस्तक को पढ़ना होगा, तो आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखिए। हम उसमें बताएं कि सामाजिक विज्ञान में कितने बुक को पढ़ना होता है, कितने नंबर का पढ़ना होता है। तो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। हम लोग 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारा एग्जाम चल रहा था DLED का मुजफ्फरपुर में, इसी वजह से। तो आज हम लोग फिर एक नए अंदाज के साथ आए हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक्स होते हैं अर्थशास्त्र, समझिएगा। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होते हैं। अर्थशास्त्र क्या होते हैं? अर्थ होते हैं पैसा। पैसा समझते हैं ना, पैसा जिसे दूसरा हम लोग धन भी कहते हैं, धन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा धन हुआ। पैसा क्या होते हैं? धन ही होते हैं। शास्त्र होते हैं अध्ययन कहिए या विज्ञान कहिए या फिर अध्ययन कहिए। तो हम लोग इसमें धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र किसको कहेंगे? जिसमें हम लोग धन के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। समझिए कैसे। अच्छा, धन, पैसा कैसे आता है? आप बता सकते हैं पैसा कैसे आता है? पैसा या तो हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं, समझिएगा। पैसा का सोर्स क्या है? पैसा कैसे आता है? तो या तो हम किसी वस्तु को बेच के उसको आदान प्रदान करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा क्या है साधन? दूसरा है सेवा देके। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या कोई वस्तु ले रहे हैं? नहीं, हम आपको सेवा दे रहे हैं। उसके बदले में आप हमें सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, उससे हमारा फायदा होगा। तो यही होता है सेवा। तो इसमें क्या है कि वस्तु और सेवा का उपभोग वितरण करके, समझिए, इसमें हम लोग वस्तु और सेवा का उपभोग उत्पादन, समझिएगा, उत्पादन और विनिमय करके, समझिए क्या होता है। इसमें हम लोग वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं। देख लीजिए, वितरण करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ गए हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में क्या होते हैं अर्थशास्त्र। अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को पहले पता करना कि क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न MCQ को कवर करेंगे। हम लोग इसमें लॉन्ग, शॉर्ट, MCQ, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ये सभी टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। और इसमें हम जो कवर किए हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाएगा बस उतना ही, ठीक है। तो पहले हम लोग अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, पहला ये हम लोग जानेंगे। दूसरा जानेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये सभी हमारा टॉपिक है, ध्यान से रखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला में समझिए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये जानेंगे। दूसरा जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तीसरा में जानेंगे सतत विकास क्या है भारत में। आगे जानेंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया। फिर आगे जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली से हम लोग क्या समझते हैं, मौद्रिक प्रणाली से क्या समझते हैं, ATM क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद जानेंगे गरीबी रेखा क्या है। हम लोग इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिए। आप कहिएगा कि सर किधर लिखे हैं शॉर्ट, किधर लिखे हैं लॉन्ग। तो इसी से अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये आपको लॉन्ग में पूछा 4 नंबर का ही पूछते हैं, 4 नंबर में। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा तो बस इतना पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो इसको पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग आपका हो गया, लिख लीजिए। ये आपका लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। शॉर्ट में भी बता दिए कैसे पूछा जाएगा, लॉन्ग में भी। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया। तो अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो कैसे पूछेगा कि भारत में योजना आयोग का गठन के बारे में बताइए, योजना आयोग के गठन के बारे में बताइए,
समझिएगा। ये बस इतना ही पूछेगा और इधर कब और किसके नेतृत्व में, ये अगर ये लिख के दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपको ये जो है शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो भारत में योजना आयोग का गठन के बारे में बताइए या वर्णन कीजिए, ये आपका 5 नंबर में। दूसरा, अब आगे देखते हैं। आगे आपको पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में अंतर बताइए। आपको दोनों में अंतर बताना है, ये आपको 5 नंबर में ये हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक पहला है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आपको बता दें, हमको आपको स्टार्टिंग में भी बताए फिर बता रहे कि अर्थव्यवस्था को समझाइए। ये आपको पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, अगर आपको अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये पूछा गया तो आपको 2 नंबर में ही पूछेंगे, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए, तो ये आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो देखिए, होता कुछ नहीं है कि लॉन्ग में 2 शब्द आपको ज्यादा लिखना होता है और शॉर्ट में आपको 2 शब्द कम लिखना पड़ता है। और क्या, यही तो हो गया लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब, इसमें कुछ नहीं है। तो समझते हैं पहले। देखिए, अर्थव्यवस्था क्या होते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाएं ऐड किए जाते हैं, यानी कि एक जगह किए जाते हैं। समझिए, आर्थिक क्रियाएं को एक जगह किए जाते हैं, सम्मिलित की जाते हैं, सम्मिलित की जाती है, मतलब एक जगह रखा जाता है, उसी को हम लोग करते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे शिक्षक वो पढ़ाने का काम करते हैं, डॉक्टर वो मरीजों को देखभाल करते हैं, तो इस सभी को हम लोग एक जगह अगर ऐड करते हैं, एक जगह अगर रखते हैं, इसे ही अर्थव्यवस्था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। सबको एक जगह अगर रख लेते हैं, यही हमारा अर्थव्यवस्था हो। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया, वो भी बताइएगा आप हमें कमेंट में जरूर। तो हम लोग अर्थव्यवस्था को समझ गए हैं कि यह एक ऐसा सिस्टम है जहाँ अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरह से अपने सेवाएं देते हैं, उसे एक जगह हम व्यवस्थित करते हैं, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार ये कितने भागों में बांटा जाएगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इसको कितने भागों में बांटा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग अब समझते हैं कि पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, मिश्रित क्या है। देखिए, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि बहुत 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 ये इम्पोर्टेंट है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सर बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। तो आइए अब हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। ऐसे अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। कहता है कि जहां के उत्पादन के जो साधन है, जहां पर पैसा सोर्स करने का साधन निजी व्यक्ति के पास होता है। मतलब न समझे, मतलब होता है कि कोई अगर स्कूल चला रहा है तो वो प्राइवेट वहाँ चला रहा है, मतलब वो खुद का अपना चला रहा है, इनकम सोर्स कर रहा है, अपना पैसा इनकम करने का सोर्स उसका क्या है कि स्कूल वो चला रहा है, प्राइवेट स्कूल चला रहा है। इसलिए कहा गया है कि स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपनी निजी लाभ के लिए करता है, मतलब खुद के लाभ के लिए वो करता हो। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका आप जान रहे हैं कि महादेश है। अमेरिका में वहाँ के लोग जो है खुद अपना प्राइवेट निजी रखते हैं वाहन, उसके बाद दुकान, उसके बाद ये ले लीजिए आप कि निजी में बहुत सारे आते हैं। उसी तरह से है जापान, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर स्कूल हो, कॉलेज हो या परिवहन हो, संचार हो, सारे वहाँ पर चलते हैं प्राइवेट। ये इसका सोर्स है कमाने का। तो हम लोग अब सीधा समझते हैं, उतना घुमा फिरा के कुछ भी नहीं, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थे कि जहाँ के लोग खुद अपना प्राइवेट साधन रखते हैं, संचार रखते हैं और वहां से इनकम को सोर्स करते हैं, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहां के लोग निजी रखते हैं, सारे चीज को प्राइवेट रखते हैं, उसे वो अपना आय की वृद्धि करते हैं, आय में वृद्धि करते हैं। दूसरा समझते हैं, दूसरा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार का होता है। अब दूसरा में समाजवादी में क्या पढ़े कि वहाँ के साधनों में सरकार खुद चलाता हो, वहाँ प्राइवेट कुछ भी नहीं हो, वो सरकार के अधीन में सारा चीज चलता हो। स्कूल हो, कॉलेज हो, संचार हो, कुछ भी हो, वो सरकार के अधीन में चलता हो, वहाँ प्राइवेट का कोई सोर्स नहीं है। ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे देखिए आपको, जैसे में चीन में क्या है, वो सरकार के अधीन में सारा चीज चलता है। जो भी चीज चलता हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या कोई परिवहन चलता हो, वह सरकार के अधीन में चलता है। इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे हमारा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए आप ध्यान से, ऐसे अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। देखिए
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होते हैं कि हम लोग यहाँ क्या पढ़े, पूंजीवादी और समाजवादी में क्या पढ़े, दोनों का मिश्रण होता है, दोनों मिल जाता है, दोनों मिलकर जो उत्पादन होता है उसे मिश्रित कहेंगे। कैसे, समझिए। जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास में होता है, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच का रास्ता होता है। समझिए, ध्यान से अब समझना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पे सरकार का भी चलता हो और खुद का भी चलता हो, जहाँ पे सरकार भी अपना अधिकार जमाता हो और निजी व्यक्ति वो भी चलाता हो। जैसे इसका उदाहरण सबसे अच्छा आपने भारत का मिलता है। देखिए, हमारे भारत में क्या है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी भी है, हॉस्पिटल प्राइवेट है तो सरकारी भी है, संचार परिवहन अगर प्राइवेट चलता है तो सरकारी भी चलता है। तो हम लोग समझ गए यहाँ तक, उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे टॉपिक को देखेंगे। आपको ये भी बता दे, ध्यान दीजिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ये आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा, शॉर्ट में। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि उपनिवेश क्या होते हैं। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग समझते हैं उपनिवेश क्या होता है। देखिए, उपनिवेश होता है कि जब कोई देश, ध्यान से देखिएगा, जब कोई देश किसी बड़े शक्तिशाली देश के शासन में रहता हो और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन शासक देश का होता हो, ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। समझिए, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश को अपने नीचे रखता हो और वहाँ की सारी आर्थिक क्रियाएं को अपना अधीन रख लेता हो, अधीन में चलाता हो, उसे उपनिवेश कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि भारत, पहले भारत, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिएगा क्या मिलता है। भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था या नहीं था, ये बताइए। था, बिल्कुल था। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि 200 वर्ष तक अंग्रेज हमारे देश में राज किए, वो अपना शासन जमा के रखे 200 वर्ष तक। वो आए थे कब? वो आए थे 1600 ईस्वी में। वो आए थे किस उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य आए थे। ध्यान में रखिएगा, व्यापार करने के उद्देश्य आए थे। उन्होंने एक कंपनी की स्थापना भी की थी, इंग्लैंड से ले आए थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे 1600 ईस्वी में। और 1757 तक, ध्यान में रखिएगा, 1757 तक वो पूर्ण रूप से हमारे देश पे कब्जा कर लिए। पूर्ण रूप से क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। और हाँ, इस बीच जब पता चला हमारे देश के महान पुरुष सबको कि पूरी तरह से अब कब्जा कर लिया है, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। लेकिन आंदोलन चलते चलते लास्ट में 1947 को जाके हमारा भारत आजाद हुआ। हमारा भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। कब हुआ? 1947 में जाके आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को जाके आजाद हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। समझ गए हम लोग कि उपनिवेश कैसे हुआ? कमजोर देश पर कब्जा किया, मजबूत देश, यही उपनिवेश होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना को समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या होता है? देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हम लोग अब जानेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, कौन कौन। और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि VVI है, ये VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, मछली पालन होते हैं। हम लोग जानते हैं कि बिहार की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो कृषि पे ही निर्भर है। ठीक है, बिहार ही हम लोग, क्योंकि पूरे भारत की बात करते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। आधे से अधिक आबादी भारत में वो कहाँ स्थित है? वो निर्भर है किसान पे। आगे देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? उद्योग निर्माण, गैस, बिजली। द्वितीय क्षेत्र में हम लोग उद्योग निर्माण, बिल्डिंग का, जिसमें हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, गैस, बिजली, गैस का उत्पादन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, इसको हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र जिसमें बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार। बैंक में वो हम जो लोग जाते हैं, खाता खुलवाने जाते हैं, तो वो क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। उसके बाद परिवहन क्या करता है? बस क्या करते हैं, हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो लोग हम लोग को सेवा किए, चाहे उसके बदले में पैसा ले, लेकिन सेवा हुआ। संचार, व्यापार, संचार, मोबाइल, ये साधन क्या है, हमें सेवा प्रदान करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ आगे और भी टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। तो आइए अब हम लोग सतत विकास के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सतत विकास क्या होते हैं? सतत विकास वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे विकास कहते हैं। कैसा विकास कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। देखिए क्या कहता है कि वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, जो वर्तमान की जो पीढ़ी है उसके साथ साथ जो भविष्य की पीढ़ी आने वाला है वो भी उपयोग कर सके, उसे भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ऐसे विकास को हम लोग सतत विकास कहते हैं। जैसे पेड़ हुआ, अगर हम लोग पेड़ की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, अगर
हम लोग रोक लगाएंगे, तब जाके आगे जो हमारा पीढ़ी होगा आने वाले, वो भी ताजा हवा ले पाएगा, प्रदूषण से हम लोग बच पाएंगे। वन, पेड़ पौधे, वन, कोयला। अगर हम लोग कोयला को अभी से बचा के रखे, जानते हैं आप लोग कि कोयला संसाधन होते हैं, और कोयला की खपत अगर हम अभी भी ही कर लेंगे तो आने वाले पीढ़ी के जो लोग हमारे होंगे वो क्या करेंगे? जल ही जीवन है, इसीलिए कहा गया पानी को बचाइए। क्यों बचाएंगे? ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हमको रखना है। आदि और सब है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब, किसके नेतृत्व में किया था। समझ, योजना क्या होते हैं? योजना आयोग क्या होते हैं? योजना आयोग होते हैं सरकार का एक सिस्टम है जिस पर क्या, और इसके पदेन देश के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष तथा 8 सदस्य होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए है। अब हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे। देखिए, पहले भी हम आपको बताए हैं कि जहाँ पे 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिखाई दे, वहाँ पे हम लोग पैराग्राफ को चेंज कर, जैसे हम लोग पैराग्राफ को चेंज किए। कैसे? भारत में योजना आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये हमारा एक ही क्वेश्चन हुआ। अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको इतना ही दिया जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपको पूछा जाए कि भारत में योजना आयोग का संपूर्ण परिचय दीजिए। समझ जाइए, आपको इतना ही जाएगा, योजना आयोग का संपूर्ण परिचय दीजिए। संपूर्ण परिचय दीजिए, आपको पहले हम लिखा दिए हैं, संपूर्ण परिचय दीजिए। तब आपको क्या करना है? लिखना है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसके पदेन देश के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष 8 सदस्य होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ध्यान अब देना है, हम लोगों को पैराग्राफ को चेंज करना है। कहिएगा सर पैराग्राफ को कैसे चेंज करते हैं? आपको हम दिखाते हैं, 2 मिनट आप रुकिएगा। तो देखिए, ये हमारा कॉपी है, ये कॉपी से हम आपको बताते हैं। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि है कि भारत में योजना आयोग का, हम यहाँ आपको बताएं कि 8 सदस्य होते हैं। आप इसका उत्तर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दिए। यहाँ लिखे, ध्यान से देखते जाइएगा, कॉपी को ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक लिखे, अब यहाँ तक में हमारा खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, यहाँ तक में हमारा खत्म क्या हो गया कि 8 सदस्य होते हैं, एक उपाध्यक्ष तथा 8 सदस्य होते हैं। अब हमको पैराग्राफ कैसे चेंज करना है? जहाँ पे 8 सदस्य होते हैं, जहाँ पे है खत्म हो गया, ध्यान दीजिएगा, उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा खत्म हुआ, तो हम लोग कहाँ से लिए? यहाँ लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से। वैसे हम लोग को यहाँ खत्म होगा, यहाँ, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पीछे करके। यहाँ हमको बताए ना, तो यहाँ से पैराग्राफ को चेंज करेंगे, लिखेंगे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, और 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, और 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक, और अंतिम में सबसे जो 2012 से 2017 तक चला, और उसके बाद ये खत्म हो गया। तब जाके नीति आयोग आया, मोदी तब नीति आयोग के लाए, तब जाके यहाँ तक हमारा ये चला। तो हम लोग इतना बातों को लिखेंगे, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शॉर्ट में हमको आपको बता दिए हैं। आगे क्वेश्चन एक है, ये भी VVI है, ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछ सकता है, तो याद रखना है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताइए। देखिए, अगर आपको अंतर दे दिया जाए तो आपको कैसे लिखना है? कॉपी में लिखना है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निम्न अंतर है। निम्न का मतलब होता है कि नीचे अंतर दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है? कॉपी के बीच से एक लाइन खींचना है। अंतर आपको दिया जाएगा तब, पहले ध्यान देना है, अंतर अगर दिया जाएगा तब। अंतर अगर नहीं दिया जाएगा, अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को समझाइए, तब आपको डायरेक्ट लिख देना है। उसी तरह पैराग्राफ चेंज करना है। जैसे ही आप राष्ट्रीय आय खत्म होगा, उसके पैराग्राफ में आपको लिख देना है राष्ट्रीय आय। लेकिन आपको अंतर जैसे दिया जाएगा तो आपको बीच से एक लाइन खींचना है, और एक तरफ लिख देना है राष्ट्रीय आय के बारे में, एक तरफ लिख देना है राष्ट्रीय आय के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं पहले राष्ट्रीय आय क्या होते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब कहने का है कि राष्ट्रीय आय, कोई भी देश है, अगर एक वर्ष में वह देश वस्तु और सेवा को कितना प्रदान कर सकता, कितना वितरण कर सकता है, कितना वो सेवा दे सकता है, उसी के मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ये हम लोग समझ गए। आगे हम समझते हैं राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। समझिए कैसे, एक इसका फॉर्मूला है, आप भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। देखिए, मान लीजिए ये क्या होता है, प्रति व्यक्ति हेरा राष्ट्रीय आय, अगर कुल जनसंख्या, देखिए अगर कोई देश जैसे भारत है, ध्यान दीजिएगा, अगर भारत देश है हमारा, भारत देश में मान लीजिए कि 2000, ध्यान दीजिएगा 2000 जनसंख्या है,
ठीक है, मान लेते हैं कि 2000 जनसंख्या है, उसमें राष्ट्रीय आय क्या होते हैं? पर राष्ट्रीय आय, यहाँ हम राष्ट्रीय आय आपको क्या बताए कि किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उसके बाद एक वर्ष में वह कितना रुपया कमा रहा है, उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसको भाग देंगे, और जो हमारा भागफल आएगा वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। विश्व रिपोर्ट के अनुसार तो हम लोग यह पढ़ लिए हैं, आपको जितने भी बताए हैं आप बिल्कुल आंख मूंद के किसी दूसरे टीचर्स की बिल्कुल वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपका मन है दूसरे टीचर का देखने का तो आप देखिए, हम इसीलिए आपको ये बात बताते हैं कि आप अगर हमारा वीडियो देख लिए और दूसरा सर का देख लिए तो इससे क्या होता है कि दिक्कत आपको हो जाएगा। आप सोचिएगा वो लिखे कि ये लिखे कि वो लिखे, इसीलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप दूसरे टीचर का लिखे हैं तो ये मत देखिएगा, हम शुरू में भी बताए हैं और अभी भी ये बात बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ तक अब तक पढ़ लिए हैं, अब पार्ट 2 में और इस टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, डे 2 में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।